नमस्कार, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एनपीए गुरुकुल। मैं अभिषेक कुमार पांडे आप सभी लोग का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हों, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात, जो हमने आज नई सीरीज़ जो हमने लॉन्च की है, उसको जो है एक फॉर्मली जो है एक नाम दे दिया है। इस सीरीज़ का नाम हम लोग का होने वाला है चाणक्य ज्ञान, ठीक है ना। इस सीरीज़ में हम लोग को एमसीक्यू में हम लोग काफ़ी अच्छे से नॉलेज गेन करेंगे और बताएंगे कि एमसीक्यू को किस तरीके से टैकल किया जाता है। तो फाइनली इसका जो फॉर्मल नामकरण हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे सामने जो पिक्चर लगी हुई ये चाणक्य जी की है, जो ऐसा माना जाता है कि भारत में अर्थशास्त्र के जनक रह चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने ये आज पिक यहाँ पे लगाई हुई है। तो आज के एमसीक्यू जो होने वाले हैं हम लोग के, वो एमसीक्यू होने वाले हैं हम लोग के इकोनॉमिक्स बेस पे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स बेस एमसीक्यू होने वाले हैं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने पहली बार ये वीडियो देखा है या फिर जो पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि एमसीक्यू होता क्या है। तो एमसीक्यू वो एक क्वेश्चन होता है या एक बात होती है या एक लाइन होती है, वो ऊपर क्वेश्चन के फॉर्म में दी हुई होती है और उसके ऑप्शन ए बी सी डी करके दिए हुए होते हैं। आपको सबसे पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद उन ऑप्शंस को पूरा पूरा अच्छे से पढ़ना होता है। उसके बाद डिसाइड करना होता है कि ये जो क्वेश्चन ऊपर जो लिखा है या जो बात जो अधूरी ऊपर दी है या फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में जो भी बात कही गई है, उनमें से कौन सी बातें नीचे वाली मैक्सिमम जो अप्रोप्रिएट होती है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, उसको ऑप्शन क्लिक करना होता है, ठीक है ना। तो ये जो बात है ये समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं बेस पे आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो रूल होता है एमसीक्यू का, जो मैंने बताया हुआ है, सबसे पहले रीडिंग पे फोकस करेंगे, चाहे क्वेश्चंस पढ़ रहे हो चाहे आंसर पढ़ रहे हो। सबसे पहले हर एक शब्द को अच्छे से पढ़ेंगे, वो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स में ही अच्छे से पढ़ना है। जब कॉमर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने, तब भी आपकी रीडिंग तो हर एक सब्जेक्ट में अच्छी होनी चाहिए, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, फारसी या फिर साइंस, फिजिक्स वगैरह, सब में सबसे इम्पोर्टेंट एक ही चीज़ होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग की जो सीरीज़ है उसमें। आज जो इकोनॉमिक्स के लिए जो होने वाले एमसीक्यू, आज इकोनॉमिक्स के हैं, इको के। तो जो सबसे पहला जो एमसीक्यू हम लोग के सामने आता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम लोग वही स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज, इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट स्कैर्सिटी, ओवर पॉपुलेशन, कैपिटल और पुअर मैनेजमेंट, ठीक है ना। अब ये जो क्वेश्चन जो ऊपर कह रहा है, इसको पहले से इन्फर करिए अच्छे से क्या ये कह रहा है। तो जो लोग भी नए हैं वो अच्छे से देखिए और देखिए हम किस तरीके से इस क्वेश्चन को टैकल करते हैं। क्योंकि मैं जो मुझसे पुराने सेशन में जो लोग भी पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि हम लोग क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करते हैं। जो लोग नए हैं उन्हें अच्छे से समझिए। जो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ा मैंने, तो ये क्वेश्चन अधूरी जानकारी दे रहा है, यानी इसके आगे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में आ सकता है। मुझे वही शब्द इसमें ऑप्ट करना है जो यहाँ आ सकता है, ठीक है ना। तो ये पूछ रहा है कि जो मेन कॉज है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का वो क्या है। तो सबसे पहले मैंने ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ा, तो अब मैं प्रोसेस करूँगा, ठीक है ना। ओवर पॉपुलेशन जब भी प्रॉब्लम होती है तो हमारी इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। कैपिटल भी प्रॉब्लम होती है तो इकोनॉमिक से रिलेटेड नहीं होती, वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन यहाँ पे वो अप्रोप्रिएट नहीं है। पुअर मैनेजमेंट जो भी सिस्टम होता है मैनेजमेंट का पार्ट होता है, यानी यहाँ पे जो है इकोनॉमिक्स में उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो जो सबसे जो मेन अप्रोप्रिएट होता है वो ये होता है स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी मतलब कमी, किसी चीज़ की अगर कमी है तो उस चीज़ को कैसे पूरा किया जाता है, ये जो जिसका समाधान देता है वो इकोनॉमिक्स देता है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए अब वो किसी भी देश में अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कही जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे कुछ भी कारण हो सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट, चाहे वो इक्विपमेंट से रिलेटेड हो, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, तो इन सभी चीज़ों का जो भी ये समाधान किया जाएगा वो इकोनॉमिक में किया जाएगा। तो इसका जो मेन मतलब सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन ए होने वाला है।
अब ये दूसरा वाला जो यहाँ पे जो आया है, फिर इसको सबसे पहला मेन काम जो हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि सबसे पहले इसको अच्छे से पढ़ते हैं। एक्टिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, यानी जितने भी प्रोडक्शन के फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और बाकी सारे, तो उनमें से एक्टिव वाला कौन सा है। मतलब एक्टिव का कहने का मतलब जिसमें जान हो, जो अपने काम अपने आप से कर सकता हो। तो ये काफ़ी सिंपल सा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। तो इसमें ऑप्शन फिर हम अच्छे से पढ़ेंगे। पहला तो एक कैपिटल ऑप्शन दे रखा है, दूसरा लेबर दे रखा है, तीसरा लैंड दे रखा है, और तीसरा और जो चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दी अबव वाला ऑप्शन होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा प्रोडक्शन का फैक्टर पूछ रहा है जो है मतलब जो एक्टिव हो, जो खुद से काम कर सके। तो यहाँ पे एक ही होता है लेबर यानी मजदूर यानी जो है इंसान ही एक ऐसा फैक्टर है जो अपने आप से काम कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला वो सेकंड या फिर बी या फिर जो है ये सेकंड पार्ट होने वाला है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए आगे बढ़ते हैं। जो थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, व्हाट हैपन इफ द प्रोडक्शन शट डाउन। तो कहने मतलब है क्वेश्चन सीधा सा आंसर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा अगर जो है किसी कंपनी किसी फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन बंद हो जाए। ये सिंपल सा है, आपको एक कंडीशन दी गई है और उस कंडीशन के कुछ आंसर दिए गए हैं, आपको इनमें से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो ऑप्ट करना है। तो पहला जो इस कंडीशन का जो पहला एक सोल्यूशन या फिर जो आंसर दिया गया है वो क्या दिया गया है, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज। जो सेकेंड जो बताया गया है वो क्या बताया गया, फिक्स्ड कॉस्ट बिकम ज़ीरो। और यहाँ पे जो थर्ड जो बताया गया वो क्या बताया गया है, वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन। और जो लास्ट वाला है यहाँ पे क्या बताया गया, वेरिएबल कॉस्ट बिकम ज़ीरो। ठीक है ना। तो अब इसका जो राइट आंसर क्या होने वाला है, जब हमने इसको अच्छे से पढ़ा और समझने की थोड़ा सा दिमाग में प्रोसेस करने की कोशिश किया, तो मान लीजिए ये हमारी फैक्ट्री है, अगर ये एकदम से काम करना बंद कर देती तो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज होगी। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है जो मशीनरी वगैरह या फिर ऐसे कॉस्ट जो फिक्स हैं, चाहे आप प्रोडक्शन करें या ना करें, तो उनको फिक्स्ड कॉस्ट बोला जाता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगी जब आपका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा, तो आप नई मशीनें कहाँ से लाओगे, जब नई मशीनें ही नहीं लाओगे तो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज नहीं होगी। ये जो है बनी रहेगी लेकिन ये इंक्रीज नहीं होने वाली। फिक्स्ड कॉस्ट बिकम जीरो, जीरो कभी नहीं होगी क्योंकि आपका जितना होता था उतना होता ही रहेगा। मान लीजिए आपने फैक्ट्री के लिए लैंड किराए पर ले रखी है, तो प्रोडक्शन हो या ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो पेमेंट लगातार करना ही पड़ेगा, तो ज़ीरो भी नहीं होने वाली। वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन, तो यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन होगा या नहीं होगा। तो कहने का मतलब है इसको छोड़िए, नेक्स्ट वाले को डिस्कस करते हैं पहले। और जो तीसरा वाला जो चौथा वाला ऑप्शन है वेरिएबल कॉस्ट बिकम ज़ीरो, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कभी ज़ीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है सही होगा। सही क्यों होगा इसके बारे में बताता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन यानी ऐसी कॉस्ट जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे उसके बाद जो है लगातार जो है जो प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है। ठीक है ना, जो प्रोडक्शन में डिपेंड करती है कि आपका अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी, अगर नहीं ज़्यादा होगा तो जो है नहीं गिरेगी, नहीं बढ़ेगी। और इसके वाइस वर्सा अगर जो प्रोडक्शन हमारा कम होता जाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट घटती जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब जब हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया तो जो फिक्स कॉस्ट है वो तो फिक्स बनी रहेगी, वो तो देने देना, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारी लगातार डिक्लाइन होती जाएगी। कहने का मतलब ये है क्योंकि हमारा प्रोडक्शन भी गिर गया है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर जो है सी वाला है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर सेक्टर इन अ इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी सेक्टर में कितने जो है मतलब इकोनॉमी में कितने सेक्टर होते हैं एक इकोनॉमी में। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, पहले ऑप्शन में क्या क्या दिया है इनको पढ़ते हैं। पहले में 4, 5, 3 और 6। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 4, क्योंकि इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। हाउस होल्ड, एक तो हमारा हाउस होल्ड हो गया, दूसरा हो गया हम लोग का बिजनेस, और तीसरा जो है गवर्नमेंट हो गया, चौथा फॉरेन ट्रेड। तो हमारी 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में, तो इसका राइट आंसर 4 रहने वाला है। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं। यहाँ पे जो पांचवा जो क्वेश्चन हम लोग का है वो क्या कह रहा है, द टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश। यहाँ पे 2 सेक्टर आपको बताने हैं पढ़ के। ठीक है ना, ये जो ऑप्शन दिया है उसमें पढ़ के बताने हैं कि कौन से इसमें से 2 सेक्टर हैं। 4 होते हैं ना, 4 में से 2 के नाम आप बताने हैं, और 2 के कौन से नाम होंगे ये आपको नहीं बताना, ये आपको क्वेश्चन बताएगा, उसी में से चूज़ करना है। तो यहाँ पे पहला जो ऑप्शन दिया है फर्म एंड फॉरेन सेक्टर, सेकंड यहाँ पे दिया है गवर्नमेंट एंड फर्म,
तीसरा हाउस होल्ड एंड फर्म, और चौथा है हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर। ठीक है ना, इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? तो इसमें जो पहला वाला एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि यहाँ फर्म है, फर्म नहीं आएगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो है लेकिन ये फर्म नहीं आने वाला। फिर है हाउस होल्ड एंड फर्म, हाउस होल्ड तो हमारा सेक्टर है लेकिन फर्म नहीं होने वाला। जो फोर्थ वाला, जो लास्ट वाला ऑप्शन है हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर, तो ये हमारा राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि 4 सेक्टर हैं, चारों सेक्टर मैं आपका नाम बता चुका हूँ, और 4 में से जो 2 हैं, 2 एक ही जगह पर लिखे हुए हैं और हमें ज़रूरत भी दो दो की है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 4 होने वाला है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो एमसीक्यू में जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट इज नोन एज, यानी जो एग्रीगेट की स्टडी है उसे किस और नाम से जानते हैं, आपको वो नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन के ऊपर देखते हैं। पहला ऑप्शन है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा ऑप्शन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, तीसरा ऑप्शन जो हम लोग का दे रखा है प्राइस थ्योरी, और चौथा जो ऑप्शन है यहाँ पे फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये दोनों थ्योरी की बात कर रहा है, तो ये स्टडी की ये यहाँ से रिलेटेड नहीं होने वाला है। जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। ठीक है ना, माइक्रो और माइक्रो में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एक ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो समझ में मतलब उठ के सामने आता है, तो आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि माइक्रो और माइक्रो क्या होता है। ठीक है, माइक्रो का देखो, सबसे पहले माइक्रो समझते हैं। माइक्रो यानी मैंने शब्द बताया था आपको, ट्रिक बताई है ना कि जब भी समझ में नहीं आए तो उसको थोड़ा सा तोड़ के पढ़ने की कोशिश करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो है वो 2 शब्दों से बना है, माइक्रो प्लस इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक है ना, और माइक्रो, माइक्रो का अर्थ होता है बड़ा। तो माइक्रो में क्या 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 किया जाता है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटे पैमाने पर, और माइक्रो का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। तो कहने का मतलब है जब हम किसी एक एक सेक्टर की या एक जो सेक्टर में है एक पर्टिकुलर या फिर बिजनेस के बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और जब पूरे सेक्टर की या पूरे देश में जब बिजनेस की स्टडी करते हैं तो उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या फ़र्क है। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, द पीरियड ऑफ ग्रेट डिप्रेशन वॉज फॉर्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है, ये मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दें, क्योंकि इस क्वेश्चन में केवल डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप लोग ने पढ़ा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बैठते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कंसीडर एज अ स्टॉक। ठीक है ना, किस किस चीज़ को हम लोग स्टॉक के फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है वेल्थ, लॉसेज एंड कैपिटल, ये हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा है वेल्थ एंड बैलेंस शीट, तीसरा जो ऑप्शन दे रखा है कंजम्पशन एंड सेविंग, और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ द अबव। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी होने वाला। वेल्थ और बैलेंस शीट को हम लोग जो स्टॉक के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, तो इसका राइट आंसर बी होगा। और जो 9 वाला है, ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो ये क्वेश्चन ये एमसीक्यू, इसका मैं पहले ही इसको डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसको आपको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, द मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स फादर। ठीक है ना, जो मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं वो कौन है। जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है एडम स्मिथ, दूसरा हिक्स, तीसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है जे.एम. कीन्स, और चौथा जो दे रखा है सैमुअल्सन। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है जे.एम. कीन्स। ठीक है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं वो हमारे जे.एम. कीन्स हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग की मुलाकात होगी। आई होप आप सभी लोग को जो मैं इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यूज़ जो करा रहा हूँ आप सभी लोग को पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जिन जिन लोगों तक अभी तक ये वीडियो या इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ नहीं पहुँच रहे हैं उन तक पहुँचे, और मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। थैंक यू आज के सेशन के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।